नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हम बातचीत कर रहे हैं। आज जो विषय है काफ़ी मुश्किल है। जो एक्चुअल साइंटिस्ट है या रिसर्चर है या प्रैक्टिशनर है उसके लिए मुश्किल है ये। बाकी कुछ लोग एक तरफ, बाकी लोग दूसरे तरफ, ये विषय में पोलराइजेशन है। और ये विषय टीके के ऊपर है। वैक्सीन्स, एक से एक वैक्सीन आ रहे हैं, बहुत फास्ट डेवलप हो रहे हैं, ज़्यादा ही कुछ फास्ट हो रहे हैं। और वो समस्या, दुविधाएं बढ़ रही है। डॉक्टरों की भी दुविधा बढ़ रही है और जो आम जनता है उनको भी। पेशेंट नहीं कहेंगे क्योंकि वैक्सीन आप हेल्दी लोगों को देते हो। ये एक और बात दिमाग में रखना है। हेल्दी लोगों को अगर कोई चीज़ देते हो तो आपका जीरो रिस्क के बराबर होना चाहिए। थोड़ा भी रिस्क होगा तो अनैतिक होगा, वो अनएथिकल होगा। स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होने चाहिए। पर अभी जिस हिसाब से और भी कुछ मार्केट फोर्सेस आ गए हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट आ गए हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ गए हैं, उस जो विषय में सबसे रोबस्ट, सबसे मजबूत विज्ञान होना चाहिए, साइंस इम्पार्शियल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ये सब फोर्सेस, जो मार्केट फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, सोशल मार्केटिंग, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे, कोको कोला बेच रहे, वैसे आजकल वैक्सीन का प्रचार किया जाता है। फिल्म स्टार आके डांस करते हैं और वगैरह वगैरह। ये साइंस जिसमें सबसे स्ट्रांग साइंस चाहिए, उसमें सबसे कमजोर साइंस है। और डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ऐसा हो जाता है जैसे कोई फाइव स्टार में खाने का टेबल्स लगे हुए हैं जिसको बफे कहते हैं, जो वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कौन सा खाना ले कौन सा न ले। अपना दाल रोटी में ही गुजारा चल जाता है। ऐसे वैक्सीन का भी ऐसे हो रहा है। कुछ एसेंशियल वैक्सीन्स होते थे, आज भी शायद है, जिससे कि जिंदगी कट जाती है मिनिमम रिस्क के साथ। पर अभी क्या हो रहा है कि फाइव स्टार और कैफेटेरिया अप्रोच हो गया है। इतना लंबा मीनू आ जाते हैं वैक्सीन्स के। और मीनू में तो फिर भी आप ऑर्डर करते हो, अब इसमें लगता है कि हर कोई डॉक्टर बोलेगा ये सभी वैक्सीन है, सेफ एंड इफेक्टिव है, ये सभी आपको लेना है। 1 2 3 4, और कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें कई बार क्या है कि जो एसेंशियल वैक्सीन शायद छूट जाए और जो नॉन एसेंशियल है वो उसका टीका आप ले ले। और डॉक्टर्स को भी मुश्किल है क्योंकि पहले ज़माने में 5 डे टेस्ट मैच होते थे, आजकल T20 होते हैं। और ये मेडिसिन में भी ये है और क्रिकेट में भी ये है। मैं क्यों ये दे रहा हूँ कि पहले जब टेस्ट मैच होते थे तो कैप्टन का बहुत ये होता था, रोल होता था। कोच, कैप्टन, स्कीपर, मैनेजर वो पिच को देखते थे कि यहाँ पे ये वाला बॉलर काम करेगा, फास्ट बॉल का पिच है ये, ऐसे पिच में स्पिनर काम करेंगे। तो उसमें जजमेंट होता था, पूरे 5 दिन में जजमेंट होता था। और जैसे जैसे हालत अप डाउन, कोई दूसरा बैट्समैन आ गया, फिर उसको वो वाला बॉलर काम करेगा, ये वाले बैट्समैन को ये वाला करेगा। तो ये एक्चुअल जो वैक्सीन का जो जजमेंट है, ऐसे ही है, टेस्ट मैच जैसा है कि कोई वैक्सीन ज़रूरत है, कोई वैक्सीन ज़रूरत नहीं है। वो पिच के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी क्या हो रहा है, जो वैक्सीन वहाँ डेवलप हो रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, हमारे यहाँ भी हो रहे हैं वेस्टर्न कोलैबोरेशन से। और जो भी वैक्सीन बनाता है उसको काम है कि उसको 100% प्रमोट करना है, उसको यूनिवर्सल में ले आओ। वो ये सब चीज़ नहीं देखता है। T20 जैसा है कि क्या है, 5 दिन का कौन रुकना है। उतार चढ़ाव क्या देखना है कि कौन सा वैक्सीन कहाँ काम कर रहा है, कौन सा वैक्सीन जरूरत है, कौन सा वैक्सीन जरूरत नहीं है, शायद हानिकारक भी हो सकता है।
तो हम एक मोटे तौर पे देते हैं कि वैक्सीन के अभी जैसे दो पक्ष हो गया, हमने बोला कुछ एक 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 गुट एक तरफ पोलराइज हो गया, बोलता सभी वैक्सीन खराब है, देना ही नहीं है। और दूसरे है जो वो कहते हैं सभी वैक्सीन सेफ है, जितने वैक्सीन है लगाने का। दोनों गलत है। अभी जो बोलते हैं कि सभी वैक्सीन खराब है, ठीक है, वैक्सीन के कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका दुष्प्रभाव नहीं होता। ये ऐसे कहने वाला है सभी बंदूक खराब है, डेफिनेटली सभी बंदूक खराब है, जान लेता है बंदूक। पर कई ऐसे होते हैं जो दुश्मन ज्यादा खतरनाक होते हैं, तब बंदूक काम आता है। तो ऐसे बीमारियों का भी है, कुछ बीमारियां ज्यादा खतरनाक होते हैं हमारे वैक्सीन से। तो उसका जजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तभी हम कॉस्ट बेनिफिट कहते हैं। अभी आंख बंद करके जैसे रिस्क बेनिफिट ऐसा नहीं, आंकड़े के साथ क्या हानि पहुंचाया, दुश्मन ने कितना हानि पहुंचाया, फिर आपको बंदूक की जरूरत है कि नहीं। अब प्रोपोर्शनेट फोर्स जिसको कहते हैं, चाहे वो युद्ध में हो, वॉर में हो, टेररिस्ट में हो, प्रोपोर्शनेट फोर्स ऐसे वैक्सीन और बीमारियों में भी प्रोपोर्शनेट टू द रिस्क ऑफ द डिजीज होना चाहिए। अब जब हल्का बीमारी है, आप सबको बंदूक से घुमा रहे हो, तो वो तो फिर जलियांवाला बाग जैसा हो जाएगा। मास वैक्सीनेशन कर दिया, कई लोगों के बहुत बड़े दुष्प्रभाव हो गए, सीरियस दुष्प्रभाव हो गए, कईयों की मौतें भी हो गई, ऐसे हो रहे हैं। वो तो ये वैक्सीन का दुविधा हमेशा रहेगा कौन। और जैसे पिच का है, अभी हमारा वैक्सीन शायद बहुत अच्छा होगा, पर कोई पॉपुलेशन में वो कुछ कुछ ही प्रतिशत बीमारियां बचाएगा, जिसको कहते हैं एट्रीब्यूटेबल रिस्क। एट्रीब्यूटेबल मतलब इतने जानें बच गई, कितनी जानें बची और कितनी बीमारियां बची इस वैक्सीन से, और कितने बिगर वैक्सीन के भी बच जाते हैं, उसको कहते हैं एट्रीब्यूटेबल रिस्क। अभी आपने 100% लोगों को लगा दिया वैक्सीन, उनमें से किसी को बीमारी नहीं हो, आप कह देखो 100% हमने वैक्सीन से बचा दिया, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है उनमें से 99% को बीमारी होता ही नहीं, बिगर वैक्सीन वो बीमारी है ही नहीं उस पॉपुलेशन में, उस पॉपुलेशन में नेचुरल इम्यूनिटी फैल गया। तो हालांकि किसी को बीमारी नहीं हुआ, पर आप क्लेम करोगे कि वैक्सीन के लिए बीमारी नहीं हुआ, वो नहीं है। वो एट्रीब्यूटेबल रिस्क शायद 1% से भी कम हो, क्योंकि 99% ऑलरेडी उनको रेजिस्टेंस है, या वो बीमारी नहीं है, या यही नहीं है। ये ऐसा है कि आपका जो लाइफ जैकेट का हम एग्जांपल देते हैं, थोड़ा और सरल भाषा में देते हैं। लाइफ जैकेट होता है, अब लाइफ जैकेट जाने बचाती है, कई जाने बचाती है। कहाँ पे बताती है? जब आप छोटे से नाव में जा रहे हो और बहुत आंधी तूफान आ गया, उलट जाने का खतरा है, तब जाके कई जाने बचा लेगी। तो लाइफ जैकेट है। और यही लाइफ जैकेट अगर आप रेगिस्तान में बोलो कि हाँ लाइफ फिर जाने बचाती है, अब रेगिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बोलो यहाँ भी जाने बचाएगी, रेगिस्तान में कोई डूबेगा नहीं। तो लाइफ जैकेट का एट्रीब्यूटेबल रिस्क रिडक्शन जिसको कहते हैं, कितने जाने बचाई। डेजर्ट में जीरो जाने बचाएंगी, कुछ जाने बचा लेगी आंधी तूफान में, नाव में, नाव जब डूब रहा है। उसमें भी शायद पूरा जान ना बचाए, उसमें भी कुछ लोग बहुत अच्छे तैराक है, कुछ लोग तैर के जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कौन लोग हैं नाव के अंदर, उसको हम अपना बचाव शक्ति कह सकते हैं, होस्ट फैक्टर। बीमारियां में भी ऐसी है कि बीमारियां हैं, पर उनमें से कई लोग का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, कोई लोग एंटीबॉडीज आ गए हैं, कुछ लोग, तो उनको जाने ऐसे भी बच जाता। आप कह नहीं सकते कि वैक्सीन से उनकी जानें बची है। और दूसरा क्या मेजर होते हैं, जो लोग वैक्सीन मार्केट करते हैं, वो प्रोमोटर्स, वैक्सीन प्रोमोटर्स है, वो कहते हैं रिलेटिव रिस्क को प्रोजेक्ट करते हैं। रिलेटिव माने एक ग्रुप को वैक्सीन दिया, एक ग्रुप को वैक्सीन नहीं दिया, दोनों कंपेरेबल ग्रुप है और दोनों को इक्वल एक्सपोजर किया बीमारी में, फिर देखते हैं कितने लोग हुए वो, तो उसका काफ़ी 80% 90% जाने बच जाएगी। तो वो है जैसे लाइफ जैकेट का समझ लो क्वालिटी कंट्रोल। लाइफ जैकेट अच्छा है, अगर लाइफ जैकेट घटिया हो, तो अगर वो आंधी तूफान में नाव भी डूब रहा होगा तो जाने नहीं बचाएगी। तो वैक्सीन अगर कमज़ोर है, तो वो
जाने बीमारी होने से भी जाने नहीं बचाएगी, जहाँ पे लोगों को इम्यूनिटी नहीं है यानी उनकी भी जान नहीं बचाएगी अगर वैक्सीन। तो रिलेटिव रिस्क रिडक्शन जरूरी है कि कम से कम वैक्सीन अच्छा हो, क्वालिटी हो। जैसे हेलमेट आप लेते हो तो हेलमेट ठीक होना चाहिए, तभी जाने बचाएगी, तो वो वैक्सीन का रिलेटिव रिस्क है। पर अगर आप हेलमेट घर में पहन पहन के बैठे हो, जो लोग घर में हैं उनका कोई जान नहीं बचा रहा। तो जो वैक्सीन अच्छा है जरूरी नहीं है सबको दे दो। आपको देखना है कि वो वहाँ का पिच कैसा है, वहाँ पे पानी में डूबने का खतरा है कि नहीं है। तो ऐसे देखिए, हेलमेट आजकल क्रिकेटर पहनता है, फास्ट बॉलर के अगेंस्ट हेलमेट पहनता है क्योंकि एट्रीब्यूट फास्ट बॉलर। स्पिनर के अगेंस्ट नहीं पहनेगा, ऐसे ही पसीना होगा, ये होगा, उसको फायदा नहीं है, नुकसान ज़्यादा है, साइड इफेक्ट ज़्यादा है हेलमेट का। तो ऐसे वैक्सीन में ऐसा सोचना का है हमको। इसके लिए हमको डेटा बहुत चाहिए, बेसिक डेटा। हम क्या कर रहे हैं आजकल, वैक्सीन पहले लॉन्च कर दे रहे हैं मार्केटिंग के इससे। हमारे पास कितने डिजीज हैं, कितने कम हो रहे हैं, कितने ये, इसके लिए हमको आंकड़े चाहिए ना। रिलेटिव रिस्क तो ट्रायल में पता चल गया, पर एट्रीब्यूटेबल रिस्क रिडक्शन कितना हो रहा है वो पब्लिक हेल्थ के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बहुत ही हल्का रहता है, 3%, 4%, 2% ही रिस्क रिडक्शन रहता है कि ये कैसे करते हैं, जो लोग वैक्सीन नहीं लिए उनमें कितनी बीमारी हो रही है और जो लोग वैक्सीन लिए उनमें कितनी बीमारी, इन दोनों का फर्क कितना है। वो मार्जिनल रहता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बीमारियों का, और कुछ फैक्टर से ही वैक्सीन हमको बचाता है। कई दूसरे होते हैं, हमारा खुद का रेजिस्टेंस, न्यूट्रिशन लेवल, रेशियल डिफरेंसेस, फिर जैसे कि मैंने कहा हमारे एंटीबॉडीज। डेवलपिंग कंट्रीज में कई रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं क्योंकि क्राउडेड रहता है, वायरस फैल जाता है जब तक आप वैक्सीन लगा रहे हैं, तो एंटीबॉडीज आ जाते हैं। अभी जैसे इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन काफ़ी प्रमोट करते हैं एल्डरली को, ये वो। ठीक है, जो एल्डरली अकेला रहता है डेवलप्ड कंट्रीज में उसको शायद पर कई ऐसे हमारे, और वो क्या करते हैं, सर्कुलेटिंग स्ट्रेन पता करते हैं क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं स्ट्रेन। उनमें से पता करते हैं कि ये लेटेस्ट है, इससे फिर वैक्सीन बनाएंगे। पर अगर वो सर्कुलेट हो रहे हैं तो ऑलरेडी पॉपुलेशन में फैल जाएगा ना, क्योंकि और पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे लोग नज़दीक नज़दीक रहते हैं, तो जब तक आप वैक्सीन दोगे तो वो ऑलरेडी स्ट्रेन, और तब तक अगला स्ट्रेन चेंज हो जाएगा, फिर से आप गैदर करोगे सैंपल। तो ये तो एक चीता का पीछा करने वाली बात है ना। आप चीता को नहीं पकड़ सकते जंगल में, वो ऐसे वायरसेस भी रैपिड चेंज होते हैं। तो ये मार्केटिंग के लिए ठीक है कि अभी स्ट्रेन, पर और ऐसे ही ऐसे कई पेपर्स आ गए हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में, बहुत ज़्यादा डोजेस दिए, बहुत 65, पर हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ इन्फ्लुएंजा से कम नहीं हुआ, ऐसे पब्लिश्ड पेपर है 2-3 साल पुराना वाला। तो इन्फ्लुएंजा है, हमको मालूम है इन्फ्लुएंजा है, काफ़ी जाने जाती है, पर उसका वैक्सीन उसका अप टू डेट नहीं रह पाता है, इसीलिए इफेक्टिव नहीं होता। और कई ऐसे रेस्पिरेटरी डिजीज के होते हैं ना, जैसे आपका ऊपर से सांस की नलिया से, नाक से, इससे उससे इन्फेक्शन हो जाता है, और एंटीबॉडीज आपका ब्लड में रहता है, तो वो बचाने में कामयाब, वो भी एक वजह होता है। म्यूकोजल नेजल वैक्सीन वैक्सीन बना रहे हैं, पर वो भी अभी इतना अच्छा उसका एफिकेसी नहीं आ रहा है, कई लैब जैकेट्स बना रहे हैं। तो डॉक्टर्स को, रिसर्चर्स को भी ये इस तरफ सोचना चाहिए, और इंडिविजुअल को भी सोचना चाहिए कि हमारा इंडिविजुअल रिस्क क्या है। अभी जैसे हम अगर कोई स्पिनर को फेस कर रहे हैं तो ठीक है, हम पर बहुत फास्ट बॉलर को पे कर रहे हैं, बहुत मतलब वो बॉल लगेगा तो हम नाड़ी कंट्रैक्टर हो जाएंगे, तो हम तो साले हेलमेट पहन लेंगे। तो ऐसे कुछ बीमारियां जैसे टिटेनस, रेबीज, ये फास्ट बॉलर है, चांसेस कम है बॉल लगने का, पर लगेगा तो गए काम से। तो ऐसे कुछ फास्ट, वेरी फास्ट बॉलर्स है जो कि बीमारियों में कह सकते हैं, टिटेनस, रेबीज। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कई लोग बोलते हैं टिटेनस की वैक्सीन की जरूरत नहीं है, अरे जब बॉल लगता है बहुत तेज लगता है, क्योंकि 30-40% मृत्यु दर है टिटेनस का। हो सकता है 90 लोगों को नहीं हो, पर लगेगा तो बहुत जोर से लगेगा। ऐसे रेबीज तो 100% है। और कई बार वैक्सीन भी काम नहीं करते, वो ठीक है, 100% कोई भी वैक्सीन नहीं है और 100% कोई भी बीमारी जान नहीं लेता, दोनों तरफ से ये है। पर जब है तो हम चांस नहीं ले सकते, हम हेलमेट पहनेंगे, हेलमेट पहनने के बाद भी हमको इंजरी हो सकता है इधर उधर लग के। तो ऐसे देखिए, कोई चीज़ का लाइफ में 100% आपको नहीं मिलेगा, तो ये अनसर्टेनिटी लेके जीना का ये आना चाहिए।
और वैक्सीनोलॉजी भी ऐसा ही है। पर अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बोला कि इस टाइप का लॉजिक, इस टाइप का रीजनिंग, इस टाइप का साइंस, और साइंस में हमको बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम चाहिए। मास वैक्सीनेशन लॉन्च करना है, यूनिवर्सल लॉन्च करना है, मास वैक्सीनेशन लॉन्च करना है। और डिजीज का कितना बर्डन है, अभी जैसे एचपीवी वैक्सीन प्रमोट कर रहे हैं, 1 लाख में 10 डेथ होते हैं सर्वाइकल कैंसर से 50-60 साल बाद। 1 लाख लोगों को आपको देना पड़ेगा, तब 10 होगा, अगर नहीं दोगे तो होगा 5 होगा। तो कल 5 डेथ ये करने के लिए 1 लाख, और वो डेथ आप सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग से अल्टरनेटिव मेजर है वो बचाने का। वैक्सीन इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। तो इसमें क्या है, आपका कॉस्ट बेनिफिट भी देखना पड़ता है, दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, वो भी देखना है। 1 लाख में 10 बचाने के लिए आप 1 लाख लोग को रिस्क में डाल रहे हो, और फायदा खाली 10 को होगा। आप देखो ना, एट्रीब्यूटेबल रिडक्शन बहुत कम होगा। मतलब अगर जिन्होंने वैक्सीन लिया उनको 10, 1 लाख में से 2 को होगा, नहीं लिया 8 को होगा, तो 8 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 1 लाख में 6, 6/1 लाख इंटू 100, 0.001 एट्रीब्यूटेबल रिस्क रिडक्शन है। तो इस टाइप का सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, बच्चे पब्लिक हेल्थ पॉलिसी वाले को करना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि ये मार्केटिंग में पूरा जैसे आपको जैसे जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसका भी मतलब प्रमोशन करते हैं। तो आपको वो देखना है कि डिजीज का कितना है। और सर्वाइकल कैंसर से ट्रीटमेंट भी है, अर्ली ट्रीटमेंट है, उसका अल्टरनेटिव है ना पैप्समियर। जैसे टिटेनस का अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि 30% मोर्टालिटी है। जैसे फास्ट बॉलर है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको मारेगा। हो सकता 10 बॉल में से 100 बॉल में से एक भी नहीं लगेगा, पर अगर लगेगा तो टिटेनस में हम चांस नहीं ले सकते, रेबीज में तो बिल्कुल चांस नहीं ले सकते। हालांकि वैक्सीन फेलियर्स आ रहे हैं, पर उसका मतलब वैक्सीन क्वालिटी कंट्रोल भी हो सकता है, और एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, कमियां आई जाती है। कितना बाइट्स है, मल्टीपल बाइट्स है, वायरल लोड है, ये है, कई फैक्टर्स आते हैं। तो एक केस से हम नहीं कह सकते कि देखो वैक्सीन काम नहीं कर रहा। तो दोनों तरफ से अनसर्टेनिटी है। तो ये अभी कई ऐसे आ रहे हैं, सिंगल्स वैक्सीन आ रहे हैं जो एल्डरली को, उसका भी एट्रीब्यूटेबल रिस्क रिडक्शन 3.2% है। 3% ज़्यादा चांस है आपको बचने का, क्योंकि सबको नहीं होता सिंगल्स, पर जिसको होता है वो पेनफुल होता है। अब वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट डिस्कम्फर्ट बहुत है, तो वो अपना पर्सनल चॉइस कर सकते हैं। और हम थोड़ा भी रिस्क नहीं लेंगे, हम स्पिनर से भी हमारा सिर में लगेगा, हमारा नाजुक सिर है, हमारा ये है, हम टेल एंडर है, तो हेलमेट पहन लेते हैं। और फिर कई फैक्टर, जैसे पहले ज़माने में लोगों का रेजिस्टेंस होता था, कई ऐसे खेलते थे, ये थे, कई इन्फेक्शन जो के इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता था। आजकल नाजुक हो रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज वाला ये आ रहा है, वैक्सीन वहाँ पे आइसोलेटेड रहते हैं। तो ऐसे वो भी डिपेंड करता है आपका पेशेंट का भी कैसा है, उसका ओवरऑल स्टेटस कैसा है, न्यूट्रिशन स्टेटस, रेजिस्टेंस, एंटीबॉडीज भी देख सकते हो आप, ठीक है, इसका इंडिविजुअल रिस्क कितना है। तो ये हम सोच रहे थे कि इसका अनएंडिंग साइंस है ये, मतलब इसका कोई फाइनल हम यस नो में आंसर, क्योंकि वैक्सीन्स भी नए नए आ रहे हैं ना, मार्केटिंग प्लस कैरियर दोनों आ गए। जितने ज़्यादा आ रहे हैं उतने ज़्यादा अभी आपको पत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो अगर कुछ दुष्प्रभाव होगा तो पता नहीं चलेगा कौन से वैक्सीन से हो रहा है, ये भी आ जाएगा बहुत। फिर उसमें क्या है कि दूसरे चीज़ें मिलाते हैं एडजंट, कभी एल्यूमिनियम, कभी मरकरी, तो वो परमिसिबल लिमिट के नीचे ही रहता है हर वैक्सीन का। पर अगर कई वैक्सीन हो गए तो उसका टोटल कौन कर रहा है, ये मतलब ये सोचने में वाली बातें हैं, उसका टोटल कौन कर। फिर ऊपर से आपके पास पूरा हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, दुष्प्रभाव का नोटिफिकेशन इमीडिएट, वो नहीं है हमारे पास। उसके लिए हेल्थ सर्विसेज चाहिए ना। तो ये तो ऐसा है कि आप बुलेट ट्रेन निकाल रहे हो, आप पटरी, पुराना पटरी में ही चला रहे हो। और यहाँ तक कि जो स्टैनली प्लॉटकिन है, जो वैक्सीन के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने तक एक लेख लिखा पिछले साल, 2 साल पहले, को ऑथर थे, कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स रेयर होते हैं, मानते हैं, पर अगर आप बहुत सारे वैक्सीन लगा रहे हैं बहुत सारे लोगों में, मिलियंस एंड मिलियंस में, तो वो इतना रेयर नहीं होंगे साइड इफेक्ट्स।
तो साइड इफेक्ट्स को हम इनकार कर ही नहीं सकते हैं। और एक बहुत ही गलत टर्म इस्तेमाल करता है, डब्ल्यूएचओ ने स्टार्ट किया है, वैक्सीन हेजिटेंसी। ये बहुत ही अनसाइंटिफिक टर्म है। मैं खुद डब्ल्यूएचओ एक पैनल में डब्ल्यूएचओ के रेप को बोल चुका हूँ कि ये आपका बहुत ही गलत, एक बहुत ही गलत वर्ड आपने इंट्रोड्यूस किया है। ये हाईली अनसाइंटिफिक है, वैक्सीन हेजिटेंसी। साइंस में हमेशा हेजिटेंसी होता है। आप कोई अंधभक्त नहीं बना रहे हो हमको कि हेजिटेट ही नहीं करो। आप रास्ता क्रॉस करते हो, दाएं बाएं देखते हो, आप फिर बोलो नहीं आपको तो हेजिटेंसी है, सीधा जाओ आप। ट्रैफिक बढ़ रहा है, ऐसे वैक्सीन्स भी बढ़ रहे हैं, तो हमको हेजिटेंसी होना साइंटिफिक है। और हेजिटेंसी में ये सब सोचने का है हमको कि कितना तेज बॉल आएगा, क्या है, कितना टिटेनस का क्या रेट है, हर डिजीज के बारे में मालूम करना है, नेचुरल से डॉक्टर को भी मालूम करना है, पेशेंट को भी समझाना है। तब जाके आपका एक डिसीजन लेते हो। वो करेक्ट है रॉन्ग है वो नहीं बता सकते हो, क्योंकि एक्सट्रीम केसेस में बीमारी से भी डेथ हो जाता है, एक्सट्रीम केसेस में वैक्सीन से भी डेथ हो जाता है। इसका बैलेंस करना आप जैसे डेली लाइफ में करते हो कि ठीक है आज मैं हेलमेट पहनूंगा, ये बॉलर फास्ट है, आज मैं बिगर हेलमेट के, ऐसे आपका डिसीजन है। और पहले जमाने में गवास्कर पटौडी वगैरह बिगर हेलमेट के खेलते, इनका होस्ट फैक्टर अच्छा था कि उनके रिफ्लेक्सेस अच्छे थे। अनफॉर्चुनेटली नारी कंट्रैक्टर को कैरियर खत्म हो गया। पर पटौड़ी एक आंख से खेलते थे फास्ट बॉलर्स को उन जमाने के, गवास्कर पटौड़ी ये सब। तो अभी के प्लेयर्स सब हेलमेट से खेलते हैं। तो अभी हमारे को वैक्सीन भी एक से एक सबके लिए हम ले रहे हैं, पर सोच के लेना चाहिए। और मुश्किल है, इजी नहीं है। इसीलिए हम जनरल प्रिंसिपल्स हमने बताए हैं, क्योंकि हर वैक्सीन का अलग से फिर से सोचना पड़ता है। उसके लिए हमको डेटा चाहिए। अभी बिगर डेटा का आप लॉन्च कर देते हो, आगे का भी नहीं देखते, पीछे का भी नहीं देखते। तो आज हमको इतना थोड़ा अपना दुविधा भी है, अपना डिलीमा भी हमने पेश किया है, आप लोग भी सोचे। और तो आज इतना ही। धन्यवाद। इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार